बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दिसंबर के महीने में नॉर्मली हम डिफरेंट जो हमारे फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं उनकी फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो हम अप्लाई करते हैं। सिट्रस के बाद अभी हम मैंगो के बारे में आज जो है उसका जो सिट्रस प्लान है वो आपको बताएंगे कि जो अगर आपके पास मैंगो के ऑर्चर्ड्स हैं और मैंगो के प्लांट्स हैं तो उनके लिए आपका कंप्लीट जो एक फर्टिलाइज़र प्लान है वो क्या होना चाहिए, जिससे आपकी कमिंग सीज़न में एक बेहतरीन फ्रूट भी प्लांट्स पर आए और इसके अलावा उनकी फ्लावरिंग भी आए, फ्लावर ड्रॉपिंग भी ना हो और पौधा जो है वो भी ताकतवर हो जाए, उसको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो वो भी उनके लिए मुकम्मल उनको जो है वो मिल जाए। तो इसके दिसंबर में मैंगो के लिए फर्टिलाइज़र प्लान क्या होना चाहिए और उसमें कौन कौन से माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल होने चाहिए, उनको एप्लीकेशन का उनका क्या तरीक़ाकार है। तो इन सब बातों को जानने के लिए जो हमारे सॉइल केमिस्ट ज़ाहिर इकबाल साहब हमेशा की तरह इंशाल्लाह आज भी वो आपको बताएंगे कि दिसंबर में आपका फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो मैंगो के लिए क्या होना चाहिए। इसमें आज की वीडियो में दो डिफरेंट मेथड्स हैं और दोनों मेथड्स इंशाल्लाह आपको हम डिटेल से बताएंगे कि आपने ये न्यूट्रिएंट जो है वो किस तरह अप्लाई करने हैं। तो अभी जो फर्स्ट जो मेथड है न्यूट्रिएंट्स की एप्लीकेशन का, नॉर्मली जो सिट्रस में आपने देखा था हमने जो प्लांट्स की जो कैनोपी थी यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे हमने फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की थी। यहाँ पे दो मेथड्स पे हम एप्लीकेशन करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो इस तरह के जो डिच हैं वो हम बनाएंगे प्लांट्स के, जो प्लांट है उसके इर्द गिर्द 3 या 4 डिच जो हैं वो हम इस तरह डिग आउट करेंगे और वहीं पे हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करेंगे, जबकि दूसरे मेथड में हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड जो है ये वाला जो है डिच मेथड है और इस बारे में हम जानेंगे ज़ाहिर इकबाल साहब से कि ये मेथड जो है और ब्रॉडकास्ट मेथड जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कौन सा मेथड जो है हमारे फार्मर भाई को जो है वो एडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी मेथड जो है उसको अप्लाई करना चाहिए। बेसिकली जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो हमें दो सोर्स से मिलती है। एक एयर से मिलती है, जो हमें हवा से मिलती है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। इसको आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये पौधे के लिए वाफिर मकदार में मौजूद होती है। और जो साइल से मिलती है उसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें एक ये होते हैं जो ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं, उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। उसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश और इसके साथ साथ सल्फ़र, ये चार जो हैं ये आपको ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है, तो इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, उसमें जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, एट्सेट्रा। ये हमें साइल से मिलते हैं। जो हवा से मिलते हैं उसकी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें साइल से मिलते हैं उसको हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइल में इसकी कमी होती है और प्लांट इसको अपटेक करता है। अब हम जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो मैंगो के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि कमिंग जो मंथ आ रहे हैं उसमें इस पे फ्लावरिंग आ रही है, तो फ्लावरिंग से पहले इसमें खुराक का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा, एक चीज़ मैं नोटिस में लेता हूँ, इस तरह की लीफ आपके प्लांट में होंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अगर नहीं नोटिस किया तो अपने प्लांट को देख लें। ये देखो, ये एक तरफ से सूख गया है और दूसरी तरफ से ये ग्रीन है। ये पोटाश की कमी है। ये मार्जिन से जब इसका सूखना शुरू होता है मिडरेप की तरफ आता है, ये पोटाश की कमी है। अगर आपके प्लांट में इस तरह है तो आपने पोटाश को इसमें इस्तेमाल करना है। जहां इसने जय सलीम साहब ने आप लोगों को डिच का कहा है, छोटे छोटे अगर आप ये डिच बनाएं तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो डीपी है, जिसमें जो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र है, फास्फोरस चूँकि साइल में इमोबाइल है, वो हरकत नहीं कर सकता है, तो उसको आपने रूट सार्प्शन जोन रूट के साथ डालनी है, ताकि रूट को ये डायरेक्ट अवेलेबल हो, क्योंकि ये साइल में मूवमेंट नहीं करता। दूसरा जो है पोटाश, वो भी इमोबाइल है। तीसरा नाइट्रोजन, वो मोबाइल है, लेकिन हम इसको डिच में, चूँकि ये प्लांट के रूट जिन रूट से वो खुराक लेता है वो इधर पे मौजूद होते हैं और आपने डायरेक्ट इसको खुराक डाल दिया। अब हम इसको किस तरह अप्लाई करेंगे, इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। 1 kg हमने नाइट्रोफास लिया है, नाइट्रोफास
इसको हम, चूंकि हमने 3 डिश किए हैं, इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। इसमें से एक में, ये देखो, ये हमने इसमें एनपी डाल दिया, इसमें भी हम एनपी डाल देंगे। इनको हमने 1 kg एनपी को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। अच्छा, इसके बाद हम यूरिया वो लेंगे, ये इसमें ये हमने डाल दिया। इसके बाद ये यूरिया है, जो रिकमेंडेड डोज इसके लिए यूरिया का है, ये 1/2 kg है। इस 1/2 kg को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जिस तरह हमने 1 kg एनपी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये इसको हम इस डिच में डाल देंगे, वाटर कंडीशन में हो, और 1 हफ्ते बाद आपने इसको पानी, थोड़ा थोड़ा पानी देना है। ये हमने इसमें यूरिया डाल दिया है, नाइट्रोजन का सोर्स है। अच्छा, इसके बाद हम पोटाश लेंगे, ये एक लेंगे, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और इस डिच में इसको डालते हैं। इस तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड करें, देखो। अच्छा, और ये जिंक है, जिंक सल्फेट, ये वाइट कलर का, ये पोटाश है, पोटाशियम क्लोराइड है, या म्यूरिएट ऑफ पोटाश, और ये जिंक सल्फेट है। ये हमने मुकम्मल डोज इस डिच में डाल दिया है। 3 तरफ से, चूंकि इसके रूट होते हैं, उस तरफ चूंकि आप 4 भी बना सकते हैं, चूंकि उस तरफ दीवार है, तो इस वजह से हमने चौथा डिच नहीं बनाया है। अच्छा, इसको हमने इस तरीके से अप्लाई किया है। अब हम किसी चीज से, बेलचे से इसके ऊपर मट्टी डालते हैं, इस तरीके से। सर, जिंक भी इसमें हमने बाज उसमें शामिल किया था, जिंक के बारे में आप क्या कहते हैं? असल में जिंक का सबसे बड़ा फायदा इसके फ्लावरिंग और इसके फ्रूट क्वांटिटी के लिए ज़्यादा होता है। जो ऐसे प्लांट होते हैं जो बड़े होते हैं लेकिन उसमें फ्रूट कम आते हैं, तो जिंक की एप्लीकेशन ये करते हैं कि अगर आपने ज़्यादा फ्रूट लेने हैं, आपके प्लांट हेल्दी है, उसमें फ्रूट कम आ रहे हैं, तो जिंक हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि इस पे फ्रूट ज़्यादा आ जाए, फ्लावरिंग ज़्यादा आ जाए और फ्रूट ज़्यादा आ जाए। क्योंकि हमने पहले कहा था जिंक जो है ये तकरीबन 2000 एंजाइम जो है ना, इसकी एक्टिवेशन के लिए ये ज़रूरी होता है। तो ये जिंक हर साल इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपने 1 साल इस्तेमाल किया है तो दरमियान में 1 साल का वक्फा रखें, क्योंकि इसकी मिकदार कम चाहिए होती है, दूसरे साल इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब जिन फार्मर्स ने पिछले साल मैंगो आर्चर्ड में जिंक का इस्तेमाल किया हो, तो इस साल उनको अप्लाई नहीं करनी चाहिए? उसको सिर्फ बेसिक डोज इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोफास हो गया, यूरिया हो गया, और इसके अलावा पोटाश हो गया। जिंक वो अगले साल फिर दोबारा इस्तेमाल करें। जिंक जो है ना, ये 1 साल अगर आप इस्तेमाल करेंगे, दूसरे साल आप इस्तेमाल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसकी इतनी मिकदार नहीं चाहिए होती है, तो इस वजह से आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरा ये है, अगर आपकी ज़मीन, ये ज़मीन तो क्ले साइल है, अगर आपकी ज़मीन सैंडी है, तो आपने नाइट्रोजन का सोर्स केन इस्तेमाल करना है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करना है। अगर आपने उसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। कैल्शियम जो है ना, ये एक सीमेंटिंग एजेंट है, ये बाइंड रखता है, ये वो साइल के साथ बाइंड हो जाता है, फिर नाइट्रोजन उसके अवेलेबल होता है। क्योंकि ये क्ले साइल है तो हमने यूरिया का वो इस्तेमाल किया है। जो सैंडी साइल है, अक्सर हमारे करक के इलाके में सैंडी साइल ज़्यादा, उसमें अगर आपने फ्रूट प्लांट लगाए हैं तो उसमें आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करनी है। तो ये बहुत ये चीज़ जहन में रखें। तो अब ये जो सेकंड मेथड है एप्लीकेशन का, वहाँ पे हमने डिच मेथड जो है वो यूज़ किया है। इस वाले में जो है हम नॉर्मली जिस तरह कि हमने सिट्रस में किया था, हम जो इसका स्टेम है उससे ज़रा फासले पे हम इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। और मिकदार आपको ज़ाहिर इकबाल साहब ने बता दी है कि कितनी क्वांटिटी में ये न्यूट्रिएंट जो है वो शामिल करने चाहिए। हम फिर भी उनसे कंफर्म कर लेंगे। ज़ाहिर इकबाल साहब, ये कितनी मिकदार में शामिल करते हैं? इसके लिए हम 1 kg फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, उसमें नाइट्रोफास है, DEP है, वो इस्तेमाल करते हैं। और आधा kg जो है हम इसमें यूरिया इस्तेमाल करते हैं। 200 ग्राम पोटाश का सोर्स इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम क्लोराइड, और 200 ग्राम जिंक। चूँकि इसको पिछले साल हमने जिंक अप्लाई नहीं किया था, तो इस वजह से अब हम जिंक भी अप्लाई करते हैं। जिसको बेसल डोज कहते हैं, क्योंकि इसको हम इसके बेस में डालते हैं, तो वाटर कंडीशन में होना चाहिए। 1 हफ्ते तक आप इसको पानी ना दें। 1 हफ्ते बाद जब ये खुराक एब्जॉर्ब करे, तो इसके बाद इसको आप पानी दें, और इंशाल्लाह आपकी जो फ्रूट है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छे होंगे। और जिस तरह मैंने आपको लीफ बताया कि उसमें कुछ लीफ इसमें
उनकी जो है ना नेक्रोसिस क्लोरोसिस हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह कवर होगी। इस तरह अगर आप प्लांट देखें ना इस तरफ, तो इसमें ये मुख्तलिफ किस्म की लीफ हैं, इसकी बर्निंग हुई है, तो पोटाश से इंशाल्लाह इसकी ये बर्निंग कंट्रोल हो जाएगी। तो ये और जो डोज है वैसे ये तो मेच्योर प्लांट के लिए हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। अगर कोई फार्मर है जिसके पास नया आर्चर्ड लगाया है, 1-2 साल के प्लांट्स हैं, तो उनके फर्टिलाइजर के बारे में आप जरा हमें बता दें। उनका फर्टिलाइजर प्लान ये है कि उनके लिए तो सबसे पहले अगर हम उसको एज टेक्निकली एक लफ्ज़ स्पून फीडिंग उसको कहते हैं, उसमें हम इस तरह करेंगे ना कि हम 150 ग्राम DEP, 150 ग्राम यूरिया और 50-50 ग्राम उसका हम सोल्यूशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 150 ग्राम NP को डिज़ोल्व करो, 150 ग्राम यूरिया को डिज़ोल्व करो पानी के एक बाल्टी में, और 50 ग्राम जिंक सल्फेट और 50 ग्राम पोटाशियम, इसको सोल्यूशन बनाओ और इसको लोटे से या किसी चीज़ से उसमें डाल दो, तो ये उसके लिए लेना आसान होगा, चूंकि उसकी जड़ें उस तरह मजबूत नहीं होती। तो इसको स्पून फीडिंग हम कहते हैं, चूंकि उनकी मिसाल छोटे बच्चों की तरह होती है, जिस तरह उनको स्पून फीडिंग कहते हैं। तो आप तकरीबन 2 साल तक इस तरह उनको स्पून फीडिंग करें। तीसरे साल बाद चूंकि इस पर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है, तो आप बेशक उसको बेसल डोज कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो उसकी एब्जॉर्प्शन में फ़ायदा देगा, चूंकि उसकी रूट जो है वो उसी तरह डेवलप नहीं होते हैं। तो आप इसको सोल्यूशन फार्म में एप्लीकेशन करें।